हाँ तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था दक्षिण भारत साम्राज्य का सेकंड पार्ट चालुक्य और राष्ट्रकूट। उससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने पल्लव पढ़ा था और अब हमारा लेक्चर नंबर 14 है शाही चोल। इसमें हमारे सीखने का मकसद होगा प्रारंभिक चोलों का संक्षिप्त इतिहास, राजा प्रथम की सैन्य विजय और अन्य उपलब्धियां, राजेंद्र प्रथम के अभियान और उनकी उपलब्धियां, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता और पांचवा पॉइंट है चोलों का साहित्य और कला और वास्तुकला। संगम तो स्टार्ट करते हैं। संगम काल के पतन के बाद चोल उदयपुर में सामंत बन गए। वे नवीं शताब्दी में प्रमुख हो गए और दक्षिण भारत के बड़े हिस्से को मिलाकर एक साम्राज्य स्थापित किया। उनकी राजधानी तंजौर थी। उन्होंने श्रीलंका और मलय प्रायद्वीप में भी अपना प्रभाव बढ़ाया, इसलिए उन्हें शाही चोल कहा जाता है। मंदिरों में पाए गए हजारों शिलालेख चोल काल के प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। शाही चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। उसने 815 ईस्वी में मुत्रेयार में तंजौर पर कब्जा कर लिया और दुर्गा के लिए एक मंदिर बनवाया। उनके पुत्र आदित्य ने अपराजिता को हराकर पल्लव साम्राज्य को समाप्त कर दिया और टोंडी मंडलम पर कब्जा कर लिया। परांतक प्रथम महत्वपूर्ण प्रारंभिक चोल शासकों में से एक था। उसने पांड्यों और सीलोन के शासक को हराया, लेकिन तक्कोलम के प्रसिद्ध युद्ध में उसे राष्ट्रकूटों के हाथों हार का सामना करना पड़ा। चिदम्बरम में सोने की छत वाले नटराज के मंदिर का भी निर्माण करवाया। दो प्रसिद्ध उत्तर मैरूर शिलालेख जो चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का विस्तृत विवरण देते हैं, उनके शासनकाल के हैं। 30 वर्षों के अंतराल के बाद चोलों ने राजराज प्रथम के अधीन अपना प्रभुत्व पुनः प्राप्त कर लिया। राजा राज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी। ये राजराज प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम की अधीनता की चोल शक्ति अपने गौरव के उच्चतम बिंदु पर पहुंच गई थी। उनकी सैन्य विजय थी चेर शासक की पराजय। दूसरी विजय थी पांड्य शासक अमरभुजंग की पराजय और पांड्य देश में चोल सत्ता का स्थापना। तीसरी विजय थी गंगावाड़ी, तड़गई पड़ी और नोलम पड़ी की विजय, मैसूर के क्षेत्र में स्थित है, जो कि मैसूर के क्षेत्र में स्थित है। चौथी है श्रीलंका पर आक्रमण, जिसका कार्यभार उनके पुत्र को सौंपा गया। राजेंद्र प्रथम उनके पुत्र थे, उनको सौंपा गया था। जैसे श्रीलंकाई राजा महिंदा भी अपने देश से भाग गए, चोलों ने उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। राजधानी को अनुराधापुरा से पोलानारुवा स्थानांतरित कर दिया गया, जहां एक शिव मंदिर बनाया गया था। पांचवी विजय थी कल्याणी के पश्चिमी चालुक्यों की बढ़ती शक्ति पर चोल की विजय। सत्याश्रय की हार हुई और राजा राज प्रथम ने रायचूर, दोआब, बनवासी और अन्य स्थलों पर कब्जा कर लिया। अतः चोल शक्ति का विस्तार तुंगभद्रा नदी तक हो गया। छठी विजय थी तेलुगु चोलों को हराकर इसके शासकों शक्तिवर्मन और विमलादित्य को वेंगी सिंहासन की बहाली। राजा ने अपनी पुत्री कुंडलई का विवाह विमलादित्य से कर दिया। सातवां पॉइंट है राज की अंतिम सैन्य उपलब्धि मालदीव द्वीपों के खिलाफ एक नौसैनिक अभियान था, जिसे जीत दिया गया था। इन विजयों के अनुसार राज प्रथम के अधीन चोल साम्राज्य की सीमा में तमिलनाडु के पांड्या, चेरा और टोंडी मंडलम क्षेत्र और दक्कन में गंगावाड़ी, नोबलपाड़ी और तेलुगु चोड़ा क्षेत्र और सीलोन के उत्तरी भाग और भारत के से परे मालदीव द्वीप शामिल थे। राजा ने मुमिद्दी चोल, जैन कोंडा, शिवपाद शेखर जैसी कई उपाधियां धारण की थी। वे शैव धर्म का कट्टर अनुयायी था। उन्होंने 1010 ईस्वी में तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वरम मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण पूरा किया। उन्होंने नागपट्टिनम में एक बौद्ध मठ के निर्माण में भी मदद की। फिर उनके पुत्र हैं राजेंद्र प्रथम 1012 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक 42 साल शासनकाल। राजेंद्र ने अपने पिता के अभियान में भाग लेकर अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपने पिता की आक्रामक विजय और विस्तार की नीति को जारी रखा। उनके महत्वपूर्ण युद्ध थे। पहला युद्ध था उनका श्रीलंका के राजा महिंदा भी सीलोन के उत्तरी भागों को चोलों से पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। राजेंद्र ने उसे हरा दिया और दक्षिणी श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार संपूर्ण श्रीलंका को चोल साम्राज्य का हिस्सा बना दिया गया। दूसरा पॉइंट है उनका
दूसरी युद्ध था, उसने चेर और पांड्य पर चोल अधिकार को पुनः स्थापित कर लिया। तीसरा पॉइंट, उन्होंने पश्चिमी चालुक्य राजा जयसिंहादित्य को हराया और तुंगभद्रा नदी को चोलों और चालुक्यों के बीच की सीमा के रूप में मान्यता दी गई। चौथा है उनका सबसे प्रसिद्ध सैन्य उद्यम उत्तर भारत में उनका अभियान था। चोल सेना ने रास्ते में कई शासकों को हराकर गंगा नदी पार की। राजेंद्र ने बंगाल के महिपाल प्रथम को हराया। इस सफल उत्तर भारतीय अभियान की स्मृति में राजेंद्र ने गंगैकोंड चोलपुरम शहर की स्थापना की और उस शहर में प्रसिद्ध राजेश्वरम मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने शहर के पश्चिम हिस्से चोलगंगम नामक एक बड़े सिंचाई टैंक की भी खुदाई की। पांचवा पॉइंट है राजेंद्र का एक और प्रसिद्ध उद्यम कारादाम या श्री विजया के लिए उनका नौसैनिक अभियान था। अभियान के वास्तविक उद्देश्य को इंगित करना कठिन है। इसके उद्देश्य चाहे जो भी हो, नौसैनिक अभियान पूर्णतः सफल रहा। चोल सेनाओं ने कई स्थानों पर कब्जा कर लिया, लेकिन ये केवल अस्थायी था और इन स्थानों के अस्थायी विलय पर विचार नहीं किया गया था। उसने कादाराम कोंडन की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र प्रथम ने सभी विद्रोहों को दबा दिया था और अपना साम्राज्य कायम रखा था। चातुर्य, राजेंद्र प्रथम की मृत्यु के समय चोल साम्राज्य का विस्तार अपने चरम पर था। तुंगभद्रा नदी उत्तरी सीमा थी। पांड्या, केरल, मैसूर क्षेत्र, श्रीलंका भी साम्राज्य का हिस्सा बने। उन्होंने अपनी बेटी अम्मन गादेवी को वेंगी चालुक्य राजकुमार को दे दी और अपने पिता द्वारा शुरू किए गए वैवाहिक गठबंधन को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम ने कई उपाधियां धारण की थी, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है मुदी कोंडन, गंगई कोंडन, कादाराम कोंडन और पंडिता चोलन। वे अपने पिता की तरह वे भी एक शिव भक्त थे। नई राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम में उस भगवान के लिए एक मंदिर बनवाया। उन्होंने इस मंदिर और चिदम्बरम में भगवान नटराज मंदिर के लिए उदार दान दिया। वे वैष्णव और बौद्ध संप्रदायों के प्रति सहिष्णु थे। राजेंद्र प्रथम के बाद चोल शक्ति की महानता को कुलोत्तुंगा प्रथम और कुलोत्तुंगा तृतीय जैसे शासकों ने संरक्षित रखा। कुलोत्तुंगा प्रथम राजेंद्र प्रथम की पुत्री अम्मन गादेवी के माध्यम से उनका पोता था। वे चोल सिंहासन का उत्तराधिकारी बना और इस प्रकार वेंगी साम्राज्य को चोल साम्राज्य के साथ मिला दिया। उनके शासनकाल में श्रीलंका स्वतंत्र बना। इसके बाद वेंगी और मैसूर क्षेत्र पर पश्चिमी चालुक्यों ने कब्जा कर लिया। कुलोत्तुंगा प्रथम ने 72 व्यापारियों का एक बड़ा दूतावास चीन भेजा और श्री विजया के राज्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। कुलोत्तुंगा तृतीय के तहत केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। कदवराय जैसे सामंतों के उदय और चोल वर्षों के लिए चुनौती के रूप में पांड्य शक्ति के उद्भव ने चोल साम्राज्य के अंतिम पतन में योगदान दिया। राजेंद्र तृतीय अंतिम चोल राजा थे, जिन्हें जटावर्मन सुंदर पांड्य द्वितीय ने हराया था। चोल देश पांड्य साम्राज्य में समाहित हो गया। चोल प्रशासन में केंद्र सरकार कैसी थी? चोलों के पास प्रशासन की उत्कृष्ट प्रणाली थी। प्रशासन के शीर्ष पर सम्राट या राजा होता था। चोल साम्राज्य के विस्तार और संसाधनों में राजशाही की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि की। तंजौर और गंगैकोंड चोलपुरम जैसे बड़े राजधानी शहर बड़े शाही दरबार और मंदिरों को व्यापक अनुदान राजा के अधिकार को प्रकट करते हैं। उन्होंने प्रशासन की दक्षता बढ़ाने के लिए शाही यात्राएं की। पेरुंदनम और सिरुदानम नामक विभिन्न अधिकारियों से युक्त एक विस्तृत प्रशासनिक तंत्र था। भू राजस्व विभाग सुव्यवस्थित था। राजस्व के आकलन के लिए सभी भूमियों का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण और वर्गीकरण किया गया। गांव के आवासीय भाग को उड़नट्टम कहा जाता था। इन्हें और अन्य भूमि जैसे मंदिरों से संबंधित भूमि को कर में से छूट दी गई थी। भू राजस्व के अलावा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले माल और पर टोल और सीमा शुल्क, विभिन्न प्रकार के पेशेवर कर, विवाह जैसे औपचारिक अवसरों पर बकाया राशि और न्यायिक जुर्माना लगाया जाता था। कठिन समय में करों में छूट दी गई। कुलोत्तुंगा प्रथम टोल को समाप्त करके प्रसिद्ध हो गया और उसने तुंगम तवित्रता चोलन की उपाधि अर्जित की। सरकारी व्यय की मुख्य वस्तुएं राजा और उसका दरबार, सेना और नौसेना, सड़कें, सिंचाई टैंक और नहरें थीं। सैन्य प्रशासन, चोलों ने हाथियों, घुड़सवार सेना, पैदल सेना और नौसेना से मिलकर एक नियमित अस्थायी सेना बनाए रखी।
शिलालेखों में लगभग 70 रेजिमेंटों का उल्लेख किया गया है। शाही सैनिकों को कैकुला पेरुम्पदाई कहा जाता था। इसके भीतर राजा की रक्षा के लिए एक निजी सेना थी जिसे वेलेक्करर के नाम से जाना जाता था। सेना के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया। कड़गम नामक सैन्य छावनियां विद्यमान थी। चोलों ने अपनी नौसेना पर विशेष ध्यान दिया। चोलों के शासनकाल में तमिलों की नौसैनिक उपलब्धियां अपने चरम कर्ष पर पहुंच गई। उन्होंने मालाबार और कोरोमंडल तटों को नियंत्रित किया। वस्तुतः बंगाल की खाड़ी कुछ समय के लिए चोल झील बन गई। प्रांतीय प्रशासन। चोल साम्राज्य को मंडलमों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक मंडलम को वलनाडस और नाडस में विभाजित किया गया था। प्रत्येक नाडु में अनेक स्वायत्त गांव थे। शाही राजकुमार या अधिकारी मंडलम के प्रभारी थे। वलनाडु पेरियार नट्टर के अधीन था और नाडु नट्टर के अधीन था। यह शहर नरगम के नाम से जाना जाता था और नरगत्तार नामक प्रसिद्ध प्रशासन के अधीन था। ग्राम सभाएं। सभा और उनकी समितियों के साथ ग्राम स्वायत्तता की प्रणाली सदियों से विकसित हुई और चोल शासन के दौरान अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। उत्तरा मैरूर में पाए गए पराअंतक प्रथम के काल से संबंधित 2 शिलालेख ग्राम परिषदों के गठन और कार्यों का विवरण प्रदान करते हैं। वे गांव 30 भागों में बटा हुआ था। वार्ड का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं थी। प्रत्येक को अपने सदस्यों के ग्राम परिषद में नामांकित करना था। वार्ड का सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएं थी। नंबर 1, कम से कम 1/4 वैली भूमि का स्वामित्व होना चाहिए। नंबर 2, स्वयं का निवास होना जरूरी था। तीसरा था 30 वर्ष से अधिक और 70 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए थी। चौथा था वेदों का ज्ञान होना चाहिए था। ये वार्ड के सदस्य बनने की योग्यताएं थी। हालांकि शिलालेखों में योग्यता के कुछ मानदंडों का भी उल्लेख किया गया था। वे थे, नंबर 1 है जो कि समितियों के सदस्य थे पिछले 3 साल से समितियों के सदस्य थे। दूसरे थे जो समिति सदस्य के रूप में लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहे थे। सी थे जिन्होंने दूसरों की संपत्ति चुराई थी। और चौथे थे जिन्होंने पाप किए थे। ये अयोग्यता के मापदंड थे। अगर इनमें से कुछ एक भी काम किया था तो अयोग्य थे। विधिवत नामांकित व्यक्तियों में से प्रत्येक वार्ड के लिए कुदालो वलाई प्रणाली द्वारा 1 वर्ष के लिए एक को चुना जाता था। पात्र व्यक्तियों के नाम ताड़पत्रों के पत्तों पर लिखकर एक बर्तन में रख दिए जाते थे। एक युवा लड़का या लड़की एक वार्ड के लिए 30 नाम निकालेंगे। ग्राम प्रशासन के 6 अलग अलग कार्यों करने के लिए उन्हें 6 वार्यों में विभाजित किया गया था। समिति के सदस्यों को वार्य पेरुमक्कल कहा जाता था। वे आमतौर पर मंदिर में या किसी पेड़ के नीचे मिलते थे और प्रस्ताव पारित करते थे। प्रत्येक गांव में समिति और वार्ड की संख्या भिन्न भिन्न होती थी। सामाजिक आर्थिक जीवन। चोल में जाति व्यवस्था व्यापक रूप से प्रचलित थी। इन संस्थानों में वेद और महाकाव्यों के अलावा गणित, चिकित्सा जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। इन संस्थाओं को चलाने के लिए भूमि की बंदोबस्ती की गई थी। चोल काल में तमिल साहित्य का विकास अपने चरम पर पहुंच गया। कंबन द्वारा रचित रामायण और सेक्किलार द्वारा रचित पेरिया पुराणम इस युग की उत्कृष्ट कृतियां हैं। कला और वास्तुकला की द्रविड़ शैली चोलों के अधीन अपनी पूर्णता तक पहुंच गई। उन्होंने विशाल मंदिर बनवाए। चोल मंदिर की मुख्य विशेषता विमान है। प्रारंभिक चोल मंदिर कहाँ पाए गए थे? पुडुकोट्टई जिले के नॉर्थ मलाई कोडुम्बर और तिरुचिरापल्ली जिले के श्रीनिवास नल्लूर में राजा प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का बड़ा मंदिर दक्षिण भारतीय कला और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसमें विमान, अर्धमंडप, महामंडप और सामने एक बड़ा मंडप शामिल है जिसे नंदी मंडप के नाम से जाना जाता है। चोलों द्वारा मंदिर में किया गया एक और उल्लेखनीय योगदान शिव मंदिर है। चोलों ने मूर्ति कला में भी प्रसिद्ध योगदान दिया है। चोल मंदिरों जैसे तंजौर और गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिरों के दीवारों पर बड़े आकार के कई प्रतीक हैं और जिनका बेहतरीन निष्पादन किया गया है। चोल काल का कांस्य विश्व प्रसिद्ध है। नटराज नृत्य करते शिव की कांस्य प्रतिमाएं उत्कृष्ट कृतियां हैं। चोल पेंटिंग नॉर्थ मलाई और तंजौर मंदिरों की दीवारों पर पाई गई है।
तो लेक्चर होता है पूरा, और इस लेक्चर को सुनने के बाद आपके शिक्षण के परिणाम क्या होते हैं, चलो जान लेते हैं। क्या आपकी समझ में आ गया है? शाही चोलों का उदय कैसे हुआ था, राजराज प्रथम की सैन्य उपाधियाँ और उनका व्यक्तित्व के बारे में आप कुछ थोड़ा पैराग्राफ लिख सकते हो या नहीं। राजेंद्र प्रथम और उनकी सैन्य विजय क्या थी, चोलों का प्रथम प्रशासन, उसका महत्व क्या था, शाही चोलों की सांस्कृतिक उपाधियाँ क्या थी। क्या ये सब पॉइंट आपकी समझ में आ गए हैं या नहीं? वरना तो दोबारा से लेक्चर को सुन ले। ये लेक्चर मीठा मिर्च मसाले के सीधा दिया गया है। 11वीं क्लास इतिहास की बुक जो इंग्लिश में आती है, इसको मैंने हिंदी में अनुवाद करके आपको, हिंदी ट्रांसलेट करके आपको बताया गया है इसमें। और ये बिना मिर्च मसाले के बता रही हूँ, बिना हौला के टू द पॉइंट बात कर रही हूँ। आप दोबारा सुन सकते हैं, वरना आप इधर उधर घूमते फिर हो जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला है। असली क्वेश्चन यहीं से आते हैं जो इतना सुनने में भी खतरनाक लगता है। तो चलो कुछ सही क्वेश्चन के कुछ उत्तर क्वेश्चन कर लेती हूँ आपसे 2-3। चोल शासक जिसे तक्कोलम के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा कौन था? वीरासोलियम पुस्तक के लेखक कौन थे? कंडालूर सलाई का नौसैनिक युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।